आज हमारे पास एक ऐसा लेख है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका शीर्षक है द प्राइस ऑफ मेरिट, बिट्रेइंग द कश्मीरी स्टूडेंट। हाँ, और ये लगती तो एक कॉलेज एडमिशन की कहानी है, पर असल में ये कई ज्यादा गहरी और बेचैन करने वाली है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि लेखक एक वाक्य से इतने बड़े सामाजिक मुद्दे तक कैसे पहुंचता है। सही कहा। लेख इस वाक्य को एक आईने की तरह इस्तेमाल करता है। और इसकी पहली लाइन ही माहौल सेट कर देती है। लेखक पूछते हैं, क्या एजुकेशन सिर्फ भाषणों के लिए है? इसी सवाल से कहानी शुरू होती है। तो मामला है जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का। उसे नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी से 50 MBBS सीटों की मंजूरी मिली थी। और यहाँ एक बात पर लेख बहुत जोर देता है, इन सीटों के लिए नियम एकदम साफ थे। क्या थे वो नियम? ये एडमिशन पूरी तरह से नीट के मेरिट पर आधारित होंगे। मतलब कोई धार्मिक कोटा, कोई माइनॉरिटी स्टेटस या किसी भी तरह का आरक्षण नहीं। बस एक ही पैमाना था, आपके नंबर कितने हैं। बिल्कुल। और जब नतीजे आए तो यहीं से बात दिलचस्प हो गई। हाँ, उन 50 सीटों में से 42 सीटें 42 सीटें मुस्लिम छात्र छात्राओं ने अपनी मेहनत से हासिल कर लीं। उनके स्कोर ज्यादा थे। ये तो मेरिट की सीधी सीधी जीत थी, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब मौका बराबरी का हो तो काबिलियत किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहती। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो इसके बाद आया। अच्छा, लेख के मुताबिक नतीजों के बाद कुछ संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। किस बात पर? उनकी दलील थी कि ये एक हिंदू संस्था है, इसलिए यहाँ ज्यादातर सीटें हिंदुओं को मिलनी चाहिए थीं। लेकिन कॉलेज प्रशासन का क्या कहना था इस पर? कॉलेज का रुख एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि ये कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और यहाँ दाखिला सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। उन्होंने नियमों का पालन किया। हाँ, उन्होंने किया, मगर इसके बाद जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। क्या हुआ था? इस सारे विवाद के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने अचानक कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। मान्यता ही रद्द कर दी? और जो वजह बताई गई? हाँ, वजह थी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी व्यवस्थाएं। और लेख इसी पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि जब मान्यता दी गई थी तब क्या ये सारी कमियां नजर नहीं आई थी? मतलब ये टाइमिंग इतनी संदिग्ध है कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो क्या लेख सरकार या एनएमसी की मंशा पर सवाल उठा रहा है? यहीं पर देखिए लेख एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेता है। बजाय इसके कि वो एनएमसी पे अटके रहे, लेखक अपना ध्यान पूरी तरह से मुस्लिम समाज की तरफ ले जाता है। अच्छा, मतलब निशाना कहीं और है। ये दिलचस्प है। हाँ, लेखक सीधे सीधे मुस्लिम बुद्धिजीवियों, प्रोफेसर, स्कॉलर्स और जो बड़ी बड़ी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे सवाल करता है। और क्या सवाल है? वो पूछते हैं कि इन 42 काबिल बच्चों के भविष्य पर जब हमला हुआ तो आप सब चुप क्यों थे? ओहो, तो लेख का असली दर्द सरकार के फैसले से ज्यादा अपनों की खामोशी पर है। सही कहा। वो एक दोहरे मापदंड की बात करते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि दाढ़ी, हिजाब या मस्जिद जैसे मुद्दों पर तो तुरंत और जोरदार प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जब उन्हीं के बच्चों की शिक्षा और उनके करियर का सवाल आता है तो एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। और इसी खामोशी को लेखक सबसे बड़ा धोखा मानता है ना? बिल्कुल। लेख की एक लाइन है जो बहुत असरदार है, जुल्म पर खामोशी भी जुल्म का साथ होती है। ये चुप्पी उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है। तो कुल मिलाकर ये लेख इस मामले को सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक आईने की तरह इस्तेमाल करता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे समाज के रहनुमा ही अपने बच्चों के सबसे जरूरी मुद्दे पर उन्हें अकेला छोड़ गए। एकदम सही। और लेख एक बहुत गंभीर चेतावनी के साथ खत्म होता है। वो कहता है कि जो समाज अपने बच्चों के भविष्य पर हुए हमले पर चुप रह जाता है, वो समाज नहीं रहता। वो सिर्फ एक बेबस और मजबूर भीड़ बनकर रह जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी समुदाय के लिए इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है जब ज्ञान के रास्ते में आई रुकावटों पर वो लोग ही खामोश हो जाएं जिनसे बोलने की सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है।